औरंगजेब मराठाओं के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार विलन रहा है, यह बात तुमको मानना पड़ेगा। और तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे न मानने से कुछ होने नहीं वाला। जितनी उसने जिद पकड़ के रखी है और जिस उम्र में उसने जिद पकड़ के रखी है, उसका क्या शेयर विल पावर रहा होगा भाई, डेंजरस। यह बिल्कुल सच है कि उसके जो धर्म की कट्टरता थी, उसके वजह से जो अंधापना उसमें आया था, उसके वजह से उसका मुगल साम्राज्य खत्म हुआ। लेकिन जिस लेवल की जिद, जिस लेवल की लालसा उसने पकड़ के रखी है, वो जिद हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तुमको आगे बताऊंगा। उसके जीने की चाहत, उसके राज्य करने की चाहत, उसके हुकूमत करने की चाहत, उसको एक जगह पे पॉज होना चाहिए। लेकिन 80-81 के साल में बूढ़ा बोल रहा है कि भाई मैं 10 कभी और किले लेने जाऊंगा, मराठाओं की मुहिम पे जाऊंगा। घुटना लगड़ा हो रहा है तब भी चल रहा है वो। इसका भी किस्सा है, बहुत जबरदस्त किस्से। आज के एपिसोड में मजा आ जाएंगी तुमको। जो हिस्ट्री का लवर होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये हीरो है कि विलन है, ये मेरा फेवरेट है कि मेरा फेवरेट नहीं है। इतिहास इतिहास की तरह पढ़ो। हमारे लोग हैं, हमको सम्मान है, लेकिन दुश्मन का भी सम्मान होना चाहिए ना, कि जिसमें उसकी सही में वाहवाही करो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म हो जाओगे। शाहू महाराज और यसुभाई औरंगजेब के पास, औरंगजेब के कैद में है। जुल्फिकार खान ने जिस समय पे रायगढ़ पे छापा मारा, उस समय पे रायगढ़ पे खंडेराव और जगजीवन गुजर, प्रतापराव गुजर के बेटे, प्रतापराव गुजर सरसेनापति, वेड़ात मराठी वीर दौड़ले साथ, वो पूरी सेना लेके गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज यदि आपने देखी नहीं होंगी तो जाके देखिए, पूरी सीरीज, एक एक एपिसोड अफजल खान से लेके शिवाजी महाराज की मृत्यु तक पूरी सीरीज वहां पे अवेलेबल है। राज्याभिषेक से लेके सब वीडियोज है। उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी सीरीज है, वो भी जाके देखो। तो प्रतापराव गुजर के बेटे खंडेराव और जगजीवन गुजर, और साथ में प्रतापराव गुजर की वाइफ जो इनकी मां थी, वो वहां पे थी। ये राजाराम महाराज के साले साहब है, क्योंकि राजाराम महाराज ने अंबिकाबाई से जो शादी की थी, अंबिकाबाई ये प्रतापराव गुजर की बेटी है। जो विशालगढ़ पे राजाराम महाराज की जिस समय डेथ हुई, तो जो सती गई थी वो अंबिकाबाई राजाराम महाराज की वाइफ है और प्रतापराव गुजर की बेटी है। तो ये साले साहब हुए दोनों। इनको भी पकड़ के लेके गया था औरंगजेब, जुल्फिकार खान। और जोतकी केसरकर और मोरोपंत सबनीस, ये दोनों भी रहते थे वहां पे, यसुभाई के साथ में और शाहू महाराज के साथ में। यानी ऐसे कुछ लोग उनके साथ में रहते थे, और औरंगजेब उनको बहुत अच्छे से ही ट्रीटमेंट दे रहा था। यह नमूद है, ये यसुभाई के लेटर्स में लिखा हुआ है। यसुभाई दिखाती थी कि मुगल हार रहे, अरे हमको दुख हो रहा, क्योंकि दिखाना पड़ेगा। राजाराम महाराज जीत रहे, हमको दुख हो रहा, क्योंकि अपने को जिंदा रहना है, अपने को शाहू महाराज को जिंदा रखना है। तख्ते पर बैठने वाले हो, आज नहीं तो कल छूटेंगे, औरंगजेब कभी ना कभी मरेगा। तो अब शाहू महाराज की उम्र बढ़ रही थी, 20 साल के हो गए थे वो। तो जीनत-उन-निसा ने औरंगजेब से एक दिन बोला, बोले शाहू का कुछ करो, बोले हम आज है कल नहीं है, हमको कुछ हो गया तो इनको क्या होगा। और औरंगजेब उनको छोड़ भी नहीं रहा था, क्योंकि औरंगजेब को डर था कि मैंने अगर इनको गलती से छोड़ दिया तो ये जाके राजाराम महाराज को मिक्स हो जाएंगे, तो अब करे तो करे क्या। अब 1703 के दरमियान वो पुणे के परगना में थे। पुणे में शाहपुर करके एक जगह आती है, उस एरिया में, अब नाम चेंज हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, उस समय शाहपुर नाम था। तो उस समय बरसात वो शाहू महाराज के लिए बहुत यादगार बरसात रही। उसका रीजन है, जिस समय जीनत-उन-निसा ने यह कहा कि इनका कुछ करो, और जीनत-उन-निसा एक्चुअल में बहुत क्लोज थी। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में गए थे, तो आगरा में मुगल दरबार में एक गट ऐसा बन चुका था कि जो शिवाजी महाराज की पैरवी कर रहा था औरंगजेब के सामने, उसमें लीड लेके बैठी थी जीनत-उन-निसा कि शिवाजी महाराज के साथ में ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा, छोड़ दो उनको, खाली फोकट उनको तकलीफ मत दो। सो जीनत-उन-निसा वहां पे यसुभाई और शाहू महाराज के देखरेख के लिए औरंगजेब ने अपॉइंट करके रखी थी कि हमारे रॉयल फैमिली की तरफ से तुम यहां पे रहो। और औरंगजेब उनको अच्छी ट्रीटमेंट इसलिए भी दे रहा था क्योंकि औरंगजेब को पता था आज नहीं तो कल वो गचकने वाला है, खत्म होने वाला है। वो एक बार खत्म हो गया तो मुगलों का कुछ सही नहीं, क्योंकि उसको पता था मेरे लड़के तो डामाडोल है। और इसके फायदे भी उसे आगे जाके हुए हैं।
वो रणनीति बना के रखा था। अब यशुभाई और शाहू महाराज का क्या करना है ये जीनत-उन-निसा ने पूछा। बोले शाहू का क्या करना है, हम तो चले जाएंगे। बोले 20 साल का हो गया, कुछ करो। ठीक है। औरंगजेब ने 1703 में फरमान दे दिया। मुहर्रम का समय आने वाला था, मुहर्रम के उत्सव रहने वाले थे। इन्होंने फरमान दे दिया कि आने वाले मुहर्रम में शाहू को कन्वर्ट किया जाएगा और शाहू को कन्वर्ट करके मैं उसको अपने मुगली दरबार में रियासत दे दूंगा। यह बात यशुभाई और शाहू महाराज को समझे। अब जिनके दादाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वधर्म बचाने के लिए युद्ध करा, जिनके पिताजी ने धर्म बचाने के लिए बलिदान दे दिया, अब वो मुसलमान हो जाएंगे। ये बात शाहू महाराज को और यशुभाई को अच्छी नहीं लगी, वो रोने लगे। यशुभाई का एक्चुअल स्टेटमेंट है कि यशुभाई रोने लगी थी। बोले अब करे क्या, जीनत-उन-निसा को बुलाया गया। जीनत-उन-निसा को बहुत समझाया, बोले ये अपने पिताजी को समझाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता, हम कन्वर्ट नहीं हो सकते। और जीनत-उन-निसा ने जाके औरंगजेब के सामने बात रखी कि बोले नहीं होना है उनको कन्वर्ट, जबरदस्ती कन्वर्ट मत करो। बोले अभी खाली भुगट रिपरकशन पलट के आ सकते अपने ऊपर आगे जाके। औरंगजेब ने कहा ठीक है। बोले जबरदस्ती मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं फिर वो वापस लेना पड़ता है, क्योंकि उसने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि मैं दोनों को कन्वर्ट करने वाला हूं। अगर मैं दोनों को कन्वर्ट कर रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट दिया और अगर मैंने उसको स्टेटमेंट को वापस ले लिया, मेरी बेइज्जती हो जाएंगी। बोले अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। तो यदि बोले शाहू और यशुभाई की जगह पे कोई दो फेमस इंसान कन्वर्ट होने के लिए तैयार होंगे तो मैं दोनों को जाने दूंगा। कहता है बोले दोनों अगर कोई दो अगर कन्वर्ट होने के लिए रेडी होंगे तो मैं दोनों को जाने दूंगा। ये तो बहुत बेकार हो गया ना यार। अब यशुभाई के पास में आए, यशुभाई को बताया, यशुभाई करे तो करे क्या, फिर वो दो लोग कौन रहेंगे। प्रतापराव गुर्जर के जो दो बेटे थे, खंडेराव और जगजीवन गुर्जर, ये दोनों कन्वर्ट हुए। एक का नाम अब्दुल रहीम और एक का नाम अब्दुल रहमान, ऐसा दोनों का नाम रखा गया। और वो उस समय 16 मई के दरमियान वो कन्वर्ट हुए हैं, मुहर्रम के टाइम स्पैन में। और जिंदगी भर ये बात शाहू महाराज नहीं भूले होंगे कि मेरे लिए मेरे वजह से किसी और ने धर्म छोड़ा होगा। भाई जन्मों का एहसान पटक गया उस आदमी के ऊपर, कितना बड़ा एहसान है। औरंगजेब ने डिसाइड किया, बोले अब शाहू महाराज की शादी करवा देंगे। बोले अपन खाचकन क्या है तो डायरेक्ट शादी हो जाएंगी। बोले तो शादी करने के लिए हिंदू शादी होनी चाहिए। तो ज्योतिराजी केसरकर और मोरोपंत सबनीस को बुलाया गया। बोले शादी करनी है, अब क्या करना है। तो इन दोनों ने रुस्तमराव जाधव उस समय औरंगजेब के पास में काम करते थे, उनको बुलाया। बोले इनकी बेटी है, इनकी बेटी से शादी कराएंगे। तो उनकी बेटी थी राजेश भाई और एक कानेरखेड़ी सिंधिया की बेटी थी, उनका नाम भी अंबिका था। वो दोनों पसंद की गई और शाहू महाराज की शादी हुई। अब शाहू महाराज की शादी जिस समय हुई तो वो शादी बहुत ठाट बाट में हुई। पूरे पुणे में उसने ऐलान कर दिया था कि शाहू महाराज की शादी है, एडवर्टाइज वगैरह करवाई, बातें फैलाई, ठाट बाट के साथ शादी करवाई, खजीना मंगाए दिल्ली से, पैसे मंगाए। इसके बाद में पैसा नहीं था ना, पूरा खत्म हो गया था, बताऊंगा थोड़ी देर में। खाने के वांदे हो गए थे इनके। बंगाल में इनके सूबे से खाना आता था, उतना ही खाना इनको मिलता था। बहुत वांदे हो रहे थे महाराष्ट्र में। जब तक ये एक जगह पे था तब तक सब सही था। हुआ ये कि जिस समय इसने ये डिसाइड किया कि मैं खुद जाके किले लूंगा, तो ये शाहू महाराज राजाराम महाराज के पास में चले जाएंगे। मेरी अगर इनसे नजर हटी तो राजाराम महाराज या मराठे इनको छुड़ा के ले जाएंगे। इसीलिए ये क्या करता था, खुद अपने साथ और छावनी में लेके जाता था। और इसकी हालत बहुत बेकार थी, बहुत बेकार हालत थी। मराठे आके छापे मार के जा रहे, कोई खाना पहुंचाने का और खाना बीच में से लूट के लेके जा रहे। इसका तगादा शाहू महाराज भी पड़ रहा था। लेकिन शादी के वक्त उसने पूरा खर्चा किया। पुणे में मार सजावटें की, ढोल नगाड़े सब 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 बजाए। जब उनकी शादी हुई शाहू महाराज की तो उनको 3 तलवारें दी। एक सोने की तलवार दी, एक शिवाजी महाराज की भवानी तलवार दी और एक अफजल खान की भी तलवार उनको भेंट करके दे दी। बोले गिफ्ट ले मेरे तरफ से 3 तलवार खर्च कर ले लो। 3 तलवारें दे दी।
और ये सब जो कुछ भी औरंगजेब कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि यसूबाई और शाहू महाराज औरंगजेब अपने गियर में रखना चाहता था, अपने बातों से बाहर जाने नहीं चाहिए, इसीलिए वो प्लान बना के बैठा था, क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल मैं सटकने वाला हूं, ये वो खेमे में नहीं जाना चाहिए, खेमा बचा के रख रहा था। लेकिन कंडीशन इतनी बेकार थी कि यसूबाई का एक लेटर मिलता है, यसूबाई ने एक जन को लेटर लिखा, वो लेटर में यसूबाई ये लिखती है कि कंडीशन पहले अच्छी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन जब से इसने खुद मुहिम छेड़ी है, मुहिम छेड़ने की वजह से पैसों की इतनी तंगी हुई है, ये अपने लोगों को पैसे नहीं दे पा रहा, बहुत बुरी कंडीशन है। युद्ध में जाते हैं इसके लोग, आधे में मराठे लूट लेते हैं, इसको पैसे भेजने रहते, पैसे नहीं भेज पाता, लोग छोड़ के आ जाते, कई लोग इसको छोड़ के जा रहे, कंडीशन वर्सन हो चुकी है, मुझे कई बार खाना नहीं मिलता। अरे कई बार तो शाहू महाराज को सिर्फ नॉर्मल चावल खा के दिन गुजारने पड़े, नॉर्मल चावल बोल रहा हूं, सिर्फ चावल, सब्जी वब्जी नहीं, सिर्फ चावल, ऐसा उल्लेखित है पत्रों में। कंडीशन आगे जाके वर्सन हो चुकी थी 1703 1704 के बाद, लेकिन उस कंडीशन में भी शादी धूमधाम करवाई उसने। लेकिन ये सारी हकीकत यसूबाई ने बता के रखी है। अब 1702 से 1705 के बीच में औरंगजेब ने तकरीबन 10 किले जीते थे, और इसमें मराठों का कोई नुकसान नहीं है, किले जीतना औरंगजेब का ही नुकसानदायक था। मैं कभी कभी जब पढ़ता हूं मेरे को बहुत हंसी आती, मराठे क्या करते थे, बम किला लड़ाते थे, लड़ने दो, चलने दो, अरे क्या अंदो, मारो मारो, पता है किला नहीं जीतने वाले, लेकिन जब तक हम लड़ सकते लड़ो, और जैसे पता चला कि अंदर का राशन खत्म है, अब हम लड़ नहीं सकते, अब हमारे पास में ताकत नहीं, हाँ गे भाऊ चाबी गे, जा ले चाबी ले, जा वापस जा, ले किला तेरा, जीत जा, जितने देर किला लड़ाना है लड़ो, हाँ चाबी ले जा, घेऊन जा, जिंकला तू, जा खुश रहा, झोप, घर में जाके सो जाओ, जाओ। मराठे क्या कर रहे थे, जितने देर किला लड़ाएंगे उनका नुकसान ले, चाबी ले, अब घर जा, टेंशन नहीं लेते थे। इनको यह पता था कि औरंगजेब भले किला जीतेगा, लेकिन किला जीतने के बाद में जीतना आसान है, उसको बचा के रखना कठिन रहता है ना। तुम कोई पोजीशन ले लोगे, उसको मेंटेन करना कठिन हो जाता है। तो किला जीतने के बाद में किला बचाने के लिए जो करना है वो चीजें नॉर्थ वालों को क्या पता रहेंगी, वो मराठों को अच्छे से आती थी, वो किले दे देते थे, औरंगजेब सामने पलटा के पीछे से किला ले लेते थे, औरंगजेब परेशान हो गया था। अब क्या करते थे मराठे, हाँ किला ले लेना, तो किला ऊपर तो लड़ ही रहा है, नीचे से आते थे, औरंगजेब के छावनी के आजू बाजू में कोई चीजें होंगी, वो भाग भाग लूट पाट करके भाग जाते थे, इसको लूटो उसको लूटो, इसको लूटो उसको लूटो, भाग जाओ। औरंगजेब के उसमें खाना आ रहा, क्या खाना लूट लो, भाग जाओ, खाने की रसद नहीं मिलने देना, इसको लूटना, इसको मारना। किला भी कब, अच्छा किला भी कब खाली करेंगे, किला भी ऐसा नहीं कि कभी भी खाली करेंगे, किला कम से कम बारिश के 15 दिन पहले, तो बारिश का सीजन चालू होने वाला है जून में, तो जून के थोड़े दिनों तक किला खाली नहीं करना। जैसी जून आया, जून में किला खाली कर दो, अब बारिश चालू हो जाएंगी, अब बरसात में किला हाथ में लेना, किले पे सामान चढ़ाना, किले पे चढ़ना, पूरा पानी भर चुका है उसमें, तुम किले पे चढ़ रहे, तुम्हारा नुकसान है ना। इतना आसान नहीं है सह्याद्री के किले चढ़ना, वो बरसात में। मराठे परेशान करके छोड़ चुके थे इनको, किले आ रहे, हाँ खत्म करो, विषय खत्म करो, घुस जाओ। ये सामने आता था, पीछे से ले लेते थे मराठे किले वापस। नुकसान यहां पे औरंगजेब का ही हो रहा था, और उसकी गलती नहीं थी। देखो मराठों की जान किलों में ही बसती थी, तो किले लेना उसके लिए जरूरी था, तो वो किले के पीछे लगा है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन जिस जिद से वो लगा वो गलत है, वो क्यों, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। मनुची ने इस समय के महाराष्ट्र का डिस्क्रिप्शन दिया है, कंडीशन बहुत बेकार थी। दाऊद खान पन्नी नाम का एक अडोनी का सूबेदार था, ये औरंगजेब के अंडर में काम करता था। मराठों ने उसको पकड़ के लाया, बोले 7 लाख रुपए दे, निकल, उसको लूट लिया।
शमशेर खान पठान करके औरंगजेब का एक सिपाही था, मतलब बड़े सेना में बड़ा मनसब था उसके पास में, वो गद्दार होगा औरंगजेब को। उसको पकड़ने के लिए 12,000 लोग भेजे, कम से कम 700,000 लोगों की मुंडी कट गई, तब जाके शमशेर खान को पकड़ा गया। लोग बगावत पे उतर चुके थे, इतना इजीली उसको चीजें नहीं मिल रही थी। मनुची ये बताता है कि 1702 से लेकर 1704 के बीच में 2 साल तक महाराष्ट्र में बारिश ही नहीं हुई, सूखा बड़ा सूखा। और एकदम से आ गया प्लेग। प्लेग के चलते 20 लाख लोगों की डेथ हुई। और यदि 25 साल तक औरंगजेब 25 साल तक महाराष्ट्र में रहा है, 1681 से आया है वो, 1707 तक रहा है, 1705 1706 तक उसको 25 साल हो चुके हैं। इन 25 सालों में हर साल औरंगजेब ने कम से कम बेयर मिनिमम इंसान और जानवर दोनों इंक्लूड करके 10,000 से 15,000 लोगों को खोया है। बहुत जानवर मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। अब मनु जी ने एक्सैजरेटेड नंबर दिया, 1 लाख की सेना दी, 1 लाख 3 लाख जानवर मरे, 3 लाख पॉसिबल नहीं है, एक्सैजरेटेड नंबर है, उसको कम भी करेंगे तो बेयर मिनिमम 10,000 तो मरे थे। हर साल 10,000 जानवर, 10,000 लोग मर रहे, सड़ रहे, गल रहे। 1702 से 1704 के बीच में जिस समय पे खतरनाक कंडीशन हो चुकी थी, सूखा था, अब जो मुगल उस समय पे, वो पहले बताया मुगल जब आते थे तो मुगलों के पास में बहुत ऐसा मेवा रहता था, काजू किशमिश। आज कंडीशन ऐसी थी कि ये जो कोकण वोकण के एरिया में रहते थे तो ये लोगों के घर में आटा लेके जाते थे, ज्वारी का, गेहूं का, और बोलते थे भाऊ 1 रोटी डाल के दो, भाकर डाल के दो, खाने को दो। इतनी कंडीशन, 2 रुपए देते थे सामने वाले को, मजदूरी देके पकाना पड़ता था। खतरनाक कंडीशन। लोगों ने अपने बच्चे बेचने को चालू किया था। महाराष्ट्र में कंडीशन वर्सन हो चुकी थी, क्योंकि ये मुगलों के साइड की बात बता रहा हूं मैं, उन लोगों की बहुत हालत खराब थी। कोई बच्चे गुलामी को बेच रहे थे, लेने को तैयार नहीं था। कितने बड़े बड़े सरदार उल्लेखित है कि सरदारों ने भिक्षा मांगी, उनके भीख मांगने पे आ चुके थे वो लोग। मनुची ने लिख के रखा है, भीख मांगनी पड़ी। इतने बड़े बड़े सरदार, उनकी बीवियां, उनके शरीर पर सिर्फ साड़ी रहती थी, गहने आभूषण छोड़ दो, कुछ भी नहीं बचा है, सब बेचबूच करना पड़ रहा है। इतनी वर्सन कंडीशन हो चुकी थी महाराष्ट्र में। लेकिन औरंगजेब की जीत है, वो जीत छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा मेरे मुर्गी की एक टांग, अच्छा उसकी खुद की टांग लंगड़ी हो चुकी है। इसको बताऊंगा थोड़ी देर में मैं। अभी इतने लोगों की नासधूस, इतने लोग मर रहे हैं, ये बातें जिस समय औरंगजेब को समझती थी, औरंगजेब बार बार एक ही बात बोलता था कि इतना बड़ा नरसंहार यदि नहीं हुआ तो तैमूर और चंगेज खान की जो शहादत है, और चंगेज और तैमूर के खून को चैन नहीं मिलेगा। बड़ा साम्राज्य करना है, हिंदुस्तान पे काबिज करना, इतने लोग तो मरेंगे। औरंगजेब डायरेक्ट बोलता था। जिस समय औरंगजेब और मुगल एक किला लेने जा रहे, मराठे बुरहानपुर में घुसे, लूटे, वापस आए। ये इधर के डायरेक्शन में है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठे गोलकोंडा में घुस गए, लूट के आ गए। वो दूसरे डायरेक्शन में, मराठे तीसरे डायरेक्शन में। मराठे ऐसे फैलते थे, खाच 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 लूटते थे, वापस आते थे। इधर से चौथ वसूल, उधर से चौथ वसूल, इसकी चौथ ले लो, इधर से चौथ ले लो, जो मिल रहा है ले लो, चौथ नहीं तो मौत। मुगलों को समझ गया था। मराठे जैसे पैर रखते थे, मुगल अपने आदमी भेजते थे, भाऊ बताओ क्या अच्छा पैसा हो ना, हाल लो, खत्म करो, पीछे खत्म करो। मराठे इतने ताकत, औरंगजेब ने जो हरकतें पहले करी कि जितना वो अपने दम पे आके लोगों को धमकाता था, वही धमकाना मराठों ने चालू कर दिया था। क्योंकि मराठों के पास में 1 लाख की जय्यत फौज रेडी थी, डायरेक्ट घुसती थी, वसूली करती थी, वापस आती थी। लेकिन बहुत इनडिसिप्लिन हो चुकी थी, इनडिसिप्लिन बहुत हो चुका था। क्योंकि इतनी ताकतवर फोर्स यदि छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलती, शिवाजी महाराज दिल्ली के गद्दी पे जाके बैठ जाते, गारंटी दे रहा हूं मैं तुमको।
टाइम पास नहीं किया होता शिवाजी महाराज ने? कोई नेता ही नहीं है ना पावरफुल। उस समय पे गद्दी पे कोई नेता नहीं है। छत्रपति तारा रानी का अपना वर्चस्व है, शाहू महाराज बाद में आ रहे, उनका वर्चस्व है, लेकिन शिवाजी महाराज के जितना ताकतवर नेता नहीं है ना। ये दुर्भाग्य हमारा ठोका उस समय पे कि उतना पावरफुल लीडर नहीं उनके पास में। और उसके बाद में कोई पावरफुल लीडर आया शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बाद में, वो डायरेक्ट बाजीराव आया। वो लेके गया तुमको अटक से अटक तक, खट खट खट। मराठे नॉर्थ भी नहीं जा रहे, सूरत तक जा रहे। सूरत अभी लूटेंगे, थोड़ी देर बताऊंगा। सूरत तक गए, सूरत के आगे नहीं जा रहे ना। मराठों की इतनी ताकत हो चुकी थी कि वो दिल्ली जाकर डायरेक्ट दिल्ली कैप्चर कर डालते, आगरा घुसते, आगरा कैप्चर कर डालते। अभी औरंगजेब जिसके ऊपर चैप्टर है कि बाबा मराठास कैप्चर्ड औरंगजेब, औरंगजेब को पकड़ लिया अभी थोड़ी देर बाद, छोड़ दिया उसको, बताऊंगा मैं। तो डिसिप्लिन नहीं रहा था, वो डिसिप्लिन हो गए थे सारे के सारे। नेता होता मजा आ जाती। अब औरंगजेब मराठों के किलों के पीछे लगा, इसमें औरंगजेब की भी गलती नहीं है। मराठों की पूरी जान किले में बस रही है ना, पूरी की पूरी जान किले में बस रही है। और इतने किले हैं इसीलिए मराठे वो औरंगजेब के खिलाफ खड़े हैं। औरंगजेब ने जब किलों के पीछे लगा तो औरंगजेब ने जीत पकड़ ली कि मेरे को सारे किले जीतना है, मेरे को स्वराज्य जीतना है। ऐसा कारनामा अकबर ने भी करने की सोचा था। वो आया था, दक्षिण तक आया, नहीं हुआ। अकबर का बेटा वो आया, उसने भी कारनामा करने की कोशिश की, नहीं हुआ, चले गया। औरंगजेब यदि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद संभाजी महाराज को दिल्ली लेके गया होता और दिल्ली में रखा रहता या दिल्ली वापस चले गया रहता तो एटलीस्ट उसका नॉर्थ सिक्योर रहता, लेकिन उसने वो किया नहीं। वो महाराष्ट्र में घूमते रहा। जिस महाराष्ट्र को नास्ते नाबूद करने के लिए आया था, मराठों ने औरंगजेब को ही नास्ते नाबूद कर दिया। जिस दक्खन को वो खाने के लिए आया था, दक्खन ने औरंगजेब को खत्म कर डाला, खा लिया उसको। मेरे सारे मुगलिया राक्षस किले लेंगे, अरे लेकिन तुम ये पूरी भाऊ वो शिवाजी महाराज का भूतगण है, ये भूत भयंकर। जैसे शिवाजी महाराज, जैसे शिव शंभू के बाजू में सारे भूतगण नाचते थे, वैसे मावड़े नाच रहे थे ना। इन भूतों के सामने तुम्हारे राक्षस टिक पाएंगे क्या, इसका तुमने अंदाज नहीं लगाया। तुम अंधे हो चुके थे। जिद देखो उसकी, होना मतलब होना। यदि वो दिल्ली चले जाता, बहुत बार ये डिस्कशन हुआ है कि औरंगजेब को सब छोड़ छाड़ के दिल्ली चले जाना चाहिए, वो गया नहीं। यदि वो दिल्ली चले जाता तो शायद उसकी टेरिटरी सिक्योर होती नॉर्थ की। अब नॉर्थ में बगावतें चालू हो चुकी थी, लेकिन ये छोड़ने को रेडी नहीं था। जिस किले पे आक्रमण करता था, ताराबाई सेना भेज देती थी, सामने से पीछे से। अपन वो किले जीतने के बाद किले टिका पाएंगे क्या, किले रख पाएंगे क्या, कोई सोच रहा नहीं है। वो उसको किले होना मतलब होना, विषय खत्म। अब सुनो, अब मजा आएंगी तुमको। औरंगजेब के जिंदगी की आखिरी मुहिम बताता हूं मैं तुमको। औरंगजेब अपनी आखिरी मुहिम लेके गया वाकिन खेड़ा के पास। पुणे से खेड़ा, खेड़ा से वाकिन खेड़ा, सातारा के पास में जगह आती है। यह बंदा गया वाकिन खेड़ा। वाकिन खेड़ा में इसने अपनी जिंदगी की आखिरी मुहिम लड़ाई। वहां पे वाकिन खेड़ा का किला है, जिसके किलेदार का नाम, जो किला का वहां का वाकिन खेड़ा का जो बेरड़ करके जगह आती है, उस जगह का जो हेड था उसका नाम था पिरिया नाइक। और पिरिया नाइक ने पूरी तैयारी करके रखी थी, जय्यत तैयारी। बोले इसको आन दो, पटक के मारेंगे इसको। 8 फरवरी 1705 के दरमियान वाकिन खेड़ा पहुंचा। खेड़ा से वाकिन खेड़ा गया औरंगजेब। और वाकिन खेड़ा में पहुंचने के बाद उसके साथ में कामबख्श और तरबियत खान, हमीदुद्दीन खान, ऐसे लोग भी थे जो तोपखाना वगैरह का काम देख रहे थे। अब अंदर से बहुत जय्यत तैयारी थी भाऊ। बोले इसको आन दो। और ताराबाई ने भी सेना भेजी थी, मराठों ने मदद भेजी थी। और धनाजी जादव जो थे, धनाजी जादव के दोनों बेटे उस समय पे पिरिया नाइक के साथ में थे। वो जा चुके थे, क्योंकि धनाजी यादव का अच्छा था पिरिया नाइक के साथ।
अंदर से अटैक होना चालू हो गया, जम के झगड़ा चला, खतरनाक। कितने महीना चल रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने झगड़े चल रहे हैं। किला देने को तैयार नहीं है लोग, नहीं देंगे बोले किला। उतने में अफवाह उड़ी कि धनाजी नायक पूरी सेना लेके आ रहे हैं, मुगलों में और ततर फतर। इसको समझ नहीं रहा था क्या करे, तो इसने दाऊद खान पन्नी और जुल्फिकार खान निकड़ी में थे उस समय पे, दोनों को लेटर लिखा, बोले तुम मेरी मदद करने के लिए आओ। दोनों को लेटर गया, और उत्ते में सोमशंकर, ये पिरिया नाइक का भाई था, सोमशंकर नाइक, ये औरंगजेब के पास गया, उसने जाके माफी मांगी। बोले भाऊ मेरे को माफ कर दो, मेरा भाई पागल हो चुका है, बोले मैं तुमको किला लाके दूंगा। अब मजा देखना, हंसी आएंगी, मजा देखना। बोले डन। 2 लोगों को भेजा किले के ऊपर औरंगजेब ने, बोले तुम्हारे भाई ने ऐसा ऐसा बोला है तो किला की चाबी दे दो, निकल जाओ बोले ऐसे। किले के ऊपर के मराठों ने बोला ठीक है डन, भेज देंगे, बोले किला दे देंगे, बोले तुमको जाओ। पिरिया नाइक की तबीयत खराब, बोले 2 दिन के बाद आएंगे, बोले किला देंगे, बोले। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पिरिया नाइक नीचे आए नहीं। फिर लोग भेजे तो पता चला पिरिया नाइक किले पे है नहीं। औरंगजेब का और खोपड़ा खराब हुआ, बोले पिरिया खान वहां पे नहीं है, किधर है, बोले वो। सोमशंकर को भेजे, बोले अपना आदमी है। पिरिया नाइक का भाई सोमशंकर औरंगजेब के पास, बोले मेरा भाई पागल हो गया, बोले मैं तुमको किला लाके दूंगा। सोमशंकर किले पे गया, और वहां पे जितने मुसलमान थे ना, मुगलों के सेनापति वगैरह, सबको कैद किया, बोले इनको डालो जेल में, फिर से किला लड़ाओ, बोले, और फिर से किला लड़ाना चालू। बाद में जुल्फिकार खान आया, दाऊद खान पन्नी आया, तब जाके भाऊ वो 3 महीना, मतलब तुम 8 फरवरी को चालू कर रहे हो और तुमको 1 मई को वो किला तुम्हारे हाथ में आ रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना तुमने किला लड़ा, तुम्हारे हाथ में नहीं आया किला। 1 मई 1705 को तुम्हारे हाथ में किला आया। और ऐसा नहीं, ये जब किले के ऊपर चढ़े तो चढ़ने के पहले पिरिया नाइक और सोमशंकर नाइक, इनके पूरी फैमिली और पूरे वहां के लोगों ने क्या किया, किला धीरे धीरे करके लोग पीछे से सटक रहे थे गुप्त दरवाजे से, और किले की चीजें जला रहे थे। जलाए पीछे से निकल गए, खतरनाक। कुछ भी नहीं मिला किले के ऊपर, इंपॉर्टेंट सामान सुमान था ही नहीं, लोग इंपॉर्टेंट भाग गए थे, कुछ भी नहीं मिला। किला मिलके क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मराठे प्लानिंग से नुकसान कर रहे थे मुगलों का, वही अपनी चाल। क्या चाल? जब तक किला लड़ा सकते हो लड़ाओ, इनकी पूरी फौज और इनका पूरा सामान खाली करो, भग जाओ वहां से, इनका नुकसान करो, भग जाओ वहां से। सेम स्ट्रेटेजी अपनाई। सोमशंकर सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उनको टाइम निकालना था। उतने में पिरिया नाइक भी चले गए, सोमशंकर ऊपर गए, वो भी निकल गए, कुछ भी नहीं मिला। तंबूरा धतूरा हाथ में आया औरंगजेब के। आखिरी मुहिम फेल। तुमको किला मिला लेकिन फायदा क्या हुआ? नुकसान तुम्हारा छुआ ना। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हारा किस्सा आएगा कि भाई मराठों ने औरंगजेब को कब पकड़ा। स्टोरी द मोगोर करके मनुची ने पूरे मोगल की बातें लिखी है मुगलों के ऊपर, स्टोरी द मोगोर, उसका वॉल्यूम 4 है। उसमें एक किस्सा आता है, तुमको पढ़ना है तो जाके पढ़ लेना। वॉल्यूम 4 स्टोरी द मोगोर में एक किस्सा आता है। मैं कमेंट में लिख दूंगा कौन से पेज नंबर पे हो, तो लगे तो मैं तुमको वहां पे पीडीएफ बना के डाल भी दूंगा। पीडीएफ वगैरह नहीं बनाता मैं, जान दो। मैं लिख दूंगा, तुम जाके ढूंढो। स्टोरी द मोगोर ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें तुमको एक किस्सा मिलेगा कि औरंगजेब की ऐसी इच्छा थी कि जिस समय पे वो वाकिन खेड़ा से देवापुर में गया, अब देवापुर से उसकी इच्छा थी कि यहां से आगे निकल के वो अटैक करेगा। कहां पे आगे जाने वाला था, वो दक्षिण में निकलने वाला था, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए नदी क्रॉस करनी थी। अब नदी का माप कितना है ये सब उसने अंदाज लिया, लेकिन उतने में उसको खबर आई शाह आलम उस समय पे अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उसकी पूरी फौज काटी गई है। और एकदम से अफवाह उड़ी। अफवाह ये उड़ी कि औरंगजेब की डेथ हुई है। औरंगजेब की डेथ हुई, इसलिए इनमें आपस में भाइयों में झगड़ा होने वाला था, सबको पता था। गद्दी के लिए लड़ते थे औरंगजेब ने जैसे मारा अपने भाई को,
वैसे इसके बेटे एक दूसरे के साथ लड़ने वाले थे, इसीलिए आजम जो था वो उस समय गुजरात में था। आजम आगरा में अटैक करने के लिए चले गया, और आजम आगरा में अटैक करने वाला है तो उसके ऊपर दुर्गादास राठौड़ जी अटैक करने वाले हैं, ऐसी खबर औरंगजेब को मिली। तो ना चाहते हुए भी औरंगजेब को पूरा पलटा के अहमदनगर में जाना पड़ा। उसके मंत्री संतरी ने बोला, भाऊ बोले तुम अहमदनगर में चलो, उसको वापस बुलाओ। और देवापुर से पूरी की पूरी फोर्स अहमदनगर के ऊपर चलने लगी, और औरंगजेब की फजीती हो गई। औरंगजेब जाना कहाँ चाहता था, वापस कहाँ पलटना पड़ रहा है। उसके वजीर उसके साथ ऐसे कर रहे, उसके बेटे ऐसे कर रहे, अफवाह उड़ रही है वो मर गया। तो जो पूरी की पूरी फोर्स उसकी वापस पलटी, इतनी बड़ी शाही फोर्स एक बिना पुंपी बजाए वहां से जा रही थी चुपचाप। क्यों? क्योंकि औरंगजेब पे सब लोग हंसने लगे, अरे वो ऐसा हो रहा है, इसके बेटे ऐसे कर रहे, इसके बारे में अफवाह फैल रही। ये बातें जब औरंगजेब के कान पे आई तो औरंगजेब ने पूरे सेना में ये हुक्म चलाया कि जो कोई भी मेरी मजाक उड़ाएगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। सब चुपचाप, पूरी सेना चुपचाप अहमदनगर के पास जा रही है। ये बातें पता चली मराठों को, मराठों ने पूरे सेना पे आक्रमण कर दिया। अहमदनगर से, देवापुर से जिस समय अहमदनगर जा रही थी औरंगजेब की सेना, मराठों ने आक्रमण किया। इसके सेना का जो सेनापति था उसको पकड़ा, उसको अंधा किया, 5 लाख रुपए दंड लिए। औरंगजेब बाजू के तंबू में था, जो तंबू में था तंबू के पीछे वाला पूरा तंबू जला डाला इन लोगों ने पूरा तंबू जलाया। उसके सेनापति को पकड़ा। इस समय पे वहां पे शाहू महाराज नहीं थे, शाहू महाराज को वो पकड़ के लेके गए रहे थे, मराठी लेके चले गए रहे थे अपने साथ में। औरंगजेब बाजू के तंबू में था, एक तंबू दूर घुस के औरंगजेब को मार सकते थे, मारा नहीं उसको। मराठों का स्टेटमेंट क्या था पता है? मराठों ने ये बोला, वैसे भी औरंगजेब बुढ़ा हो चुका है, इसको मार के कोई मतलब नहीं है, ये जहां जहां जाता है वहां वहां हम लूट मचाते हैं, क्योंकि किले के बाहर रहता था, इसकी छावनी लूटते थे, तो इसका जिंदा रहना हमारे लिए फायदे का है, इसको मार के कोई मतलब नहीं है। मराठों ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था उसको, बाजू में तो था वो, उसके बाजू के तंबू को आग लगाया, सेनापति को उठा के लेके गए, उसकी आंखें फोड़ी, 5 लाख रुपए वसूल करे उससे, पहले पैसे निकाले, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। एक तलवार दूर थी इसकी गर्दन। मराठे बोले बूढ़े को छोड़ देते हैं, वैसे भी क्या करेंगे इसको ले जाके, ये जहां जहां जाएगा वहां वहां लूटेंगे। ये मेरे को थोड़ा सा गलत लगा। औरंगजेब को पकड़ के ले जाते, यसुबाई को और शाहू राजे को रिमांड में ये करते कि भाऊ औरंगजेब को मार डालेंगे, छोड़ दो। इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं क्या होता है, सिस्टम जब इनडिसिप्लिन हो जाती है ना, तुम्हारे में पावर बहुत होती है, कैपेबिलिटी बहुत होती है, माइंड नहीं चलता। तुम शाहू महाराज और यसुबाई को छुड़वा सकते थे, लेकिन तुमने वो दिमाग नहीं लगाया। ये मनुची ने खुद लिख के रखा है कि औरंगजेब ऑलमोस्ट कैप्चर्ड हो चुका था, कैप्चर का पूरा छोड़ दिया उसको। औरंगजेब जिस समय पे पन्हाड़ा फतेह करने के लिए गया था ना, उसके घुटने में लग गया था, तो वो लंगड़ा रहा था। 1705-1704 की बात है। अब ये जब दरबार में आता था, जो इसका शाही दरबार लगता था, जहां पे भी छावनी होती थी, तो वो दरबार में आने के बाद इसका घुटना लंगड़ा रहा, ये दिखना नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या करता था, पीछे से जो आता था अपने गद्दी पर बैठने के लिए, इसने पर्दा लगा के रखा था, आके बैठता था, फिर पर्दा हटाता था, ताकि लोगों को ये ना समझे कि भाऊ मैं लंगड़ा हो चुका हूं। कामबख्श इसके बेटे को जब बेटा हुआ, तो कामबख्श अपना बेटा औरंगजेब के पास में लेके गया और औरंगजेब को बोले इसका नाम रखो। औरंगजेब ने बोला तू इसका नाम रख। बोले इसको जब बेटा होगा उसका नाम मैं रखूंगा। साला तुम उसकी जिद देखो यार, वो मरने वाला उसको पता है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा लोगों को मरने वाला है। वो लोगों में ये फैला चुका है कि मैं बहुत दिन तक जिंदा रहूंगा, टेंशन मत लो तुम। कामबख्श को बोल रहा है अपने बेटे का नाम तू खुद रख, इसको जो बेटा होगा, कब होगा 15-20 साल बाद, उसका नाम मैं रखूंगा। ये शेयर विल जीत थी औरंगजेब की। और कल हम देखेंगे औरंगजेब की मौत, बहुत सड़ी मौत मरा वो, बहुत सड़ी मौत। मराठों ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया उसको, छोड़ दिया। आज का चैप्टर कैसे लगा भाऊ, तुम कमेंट करके बताना मेरे को।
आज का चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज कृपया करके कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में कल। औरंगजेब की मौत है, उसके बाद परसों से फिर राइज ऑफ बाजीराव है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।